हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशन कुमार और आप देख रहे हैं जिस्माल यूपीएससी। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं कि धरातल के स्वरूप में बदलाव क्यों होता है और आंतरिक बल और बाह्य बल तथा उसके प्रकार के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही बेसिक टू एडवांस होने वाला है और आप अगर स्टूडेंट हैं आपके लिए बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आएगा। दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमें चीज़ों को रटना पड़ रहा है, तो दोस्तों आप निफिक्र रहें। हम इस वीडियो में आपको रटाने नहीं बल्कि आपको समझाने वाले हैं कि पृथ्वी का जो वर्तमान का प्रेजेंट का स्ट्रक्चर है, उसका जो आकृति है वो कैसे है, अर्थात किन क्रियाओं द्वारा है। वैसे मैं दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ आज आपसे बाह्य बल और आंतरिक बल के बारे में ही बात करूंगा और सेकेंड वीडियो में प्लेट विवर्तनिकी के बारे में बात करूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो भारत का हिमालय और मैदानी क्षेत्र पठार, इस प्रकार वो मरुस्थलीय क्षेत्र, इस प्रकार का जो भौगोलिक क्षेत्र है, इसका निर्माण कैसे हुआ, इसलिए बताऊंगा क्योंकि आपको ऑफकोर्स यह बात रटनी पड़ती होगी कि पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र, इन सभी के बारे में आपको ज़रूर रटना पड़ता होगा। लेकिन दोस्तों, आप निफिक्र रहें और वीडियो का इंतज़ार करें कि मैं प्लेट विवर्तनिकी आपके सामने कब प्रेजेंट करूँगा, जिसमें मैं आपको आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा और आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों, चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल है जिस्माल यूपीएससी को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया दोस्तों को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अगर पसंद भी आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और दोस्तों, अब हम वीडियो की शुरुआत भी कर देते हैं। दोस्तों, धरातल के स्वरूप में बदलाव क्यों क्यों धरातल के स्वरूप में बदलाव क्यों होता है? दोस्तों, इसके पीछे आपका दो कारण बहुत ही ज़्यादा काम करता है। एक नहीं दोस्तों, पहले हम जान लेते हैं कि किसी भी चीज़ में बदलाव क्यों होता है। हम जान लेते हैं कि किसी भी चीज़ में बदलाव क्यों होता है। तो दोस्तों, किसी भी चीज़ में हम अगर अगर बल लगाएंगे, अगर किसी भी चीज़ में हम बल लगाएंगे तो दोस्तों उसमें ऑब्वियसली परिवर्तन होना ही होना है। इसी प्रकार ठीक दोस्तों, पृथ्वी का जो वर्तमान स्ट्रक्चर है, इसमें भी कोई ना कोई बल लगा जिसके द्वारा पृथ्वी का वर्तमान स्ट्रक्चर उत्पन्न हुआ। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि वो कौन सा फोर्स है, वह कौन सा बल है जिसके द्वारा पृथ्वी का जो स्ट्रक्चर है, जो पृथ्वी की आकृति है, वो बदलती रहती है। उसके पीछे आपका पहला कारण है बाह्य बल, सेकंड है आंतरिक बल, अर्थात कि बाह्य अर्थात बाहरी और आंतरिक अर्थात अंदर का। यहाँ पर पृथ्वी के बाहरी और पृथ्वी के अंदरी का बात हो रहा है। पृथ्वी के बाहरी अर्थात बाहर कौन कौन से बल हैं? आपका ऊर्जा है, वायु, जल, वर्षा, तापमान, ठंडी, गर्मी इत्यादि। और जो आंतरिक है उसके अंतर्गत है ज्वालामुखी, क्योंकि अंदर से निकलता है, भूकंप वो भी अंदर से ही आता है, और इसी प्रकार की गतियाँ, तरंगे इत्यादि। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं बाह्य बल की। हम जानते हैं कि बाह्य बल आपका जो वायु, जल, पवन, वर्षा, तापमान, ये सब होता है। लेकिन दोस्तों, इस बाह्य बल के अंतर्गत एक बल और आता है, एक क्रिया और आती है जिसका नाम है अनाच्छादन। अनाच्छादन एक ऐसी क्रिया है जिसके पहले हम परिभाषा इसकी जान लेते हैं कि अनाच्छादन एक ऐसी क्रिया है जिसके अंतर्गत पृथ्वी की भूपटल पर चट्टानों का तोड़ फोड़ और उसका बहाव किसी माध्यम द्वारा ही अनाच्छादन कहलाता है। तो दोस्तों, अनाच्छादन के अंतर्गत तीन क्रियाएं मुख्य रूप से आती हैं। पहला अपक्षय, अपर्दन और उसके बाद निक्षेपण। आप इन सभी क्रियाओं से परिचित होंगे। तो दोस्तों, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ अपक्षय क्या होता है। दोस्तों, अपक्षय के अंतर्गत चट्टान किसी माध्यम द्वारा सिर्फ टूटती है। जो आपका अपक्षय होता है, इसके अंतर्गत चट्टानें टूटती हैं। अपक्षय मुख्यतः तीन प्रकार का होता है: भौतिक, रासायनिक और जैविक। भौतिक के अंतर्गत मान लीजिए कोई चट्टान है, अगर उस पर सूर्य का गर्मी पड़ेगा तो उसमें प्रसार होगा।
रात में अगर ठंडी पड़ेगी तो उसमें सिकुड़न होगी। इस और यह क्रिया कई बार 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 होते होते जो चट्टान होगी वो कमज़ोर पड़ जाएगी और टूट जाएगी। इसी को कहेंगे भौतिक अपक्षय क्रिया। अब हम बात कर लेते हैं रासायनिक अपक्षय के बारे में। दोस्तों हम जानते हैं कि जो हमारी जो सेल होती हैं अर्थात हमारी जो चट्टान होती हैं उसमें बहुत ही प्रकार के खनिज तत्व पाए जाते हैं। मान लीजिए किसी पदार्थ में किसी चट्टान में लोहा है, तो दोस्तों अगर उस लोहे पर किसी भी माध्यम से रिसते हुए उस चट्टान के द्वारा जल या नमी अगर पहुंच गई तो दोस्तों उस लोहे में जंग लगना ही लगना है। और जहां उस लोहे में जंग लगी दोस्तों, वो जंग की परत लोहे को और चट्टान को अलग कर देगी और चट्टान कमज़ोर हो जाएगा, जिसके द्वारा हमारी चट्टान का टूटना निश्चित है। अब हम बात करते हैं जैविक अपक्षय, जैविक अपक्षय के बारे में। दोस्तों हम जानते हैं कि जो हमारा चट्टान होता है उसमें दराज होते हैं, गड्ढे होते हैं। तो किसी भी माध्यम से, चिड़िया के माध्यम से, पक्षी के माध्यम से, जल के माध्यम से, वायु के माध्यम से इत्यादि मानव के माध्यम से, प्रकीर्णन की क्रिया के माध्यम से अगर उसमें कोई भी पौधे का बीज पहुंच गया तो दोस्तों वहाँ पर पौधा उग आएगा। और जैसे ही पौधा उगेगा और बढ़ेगा तो उसकी जो जड़ें होंगी, उसकी जड़ें उस चट्टान में घुसती चली जाएंगी और चट्टान को कमज़ोर करके तोड़ देंगी। तो दोस्तों अपक्षय के अंतर्गत सिर्फ चट्टानें टूटती हैं और जो अपर्दन होता है इसके अंतर्गत जो चट्टानें होती हैं वो टूटती भी हैं और बहती भी हैं। दोस्तों आपने मृदा अपरदन के बारे में ज़रूर सुना होगा। तो मृदा अपरदन मुख्यतः वर्षा होने पर, तेज वायु चलने पर होता है, जिसके अंतर्गत वर्षा होती है, मिट्टी खुदती है, पौधे ना होने पर मिट्टी खुदती है और बहती है। इसके अंतर्गत सिर्फ चट्टानें टूटती हैं और किसी माध्यम से बहती हैं। लेकिन दोस्तों जो आपका निक्षेपण होता है, निक्षेपण इन दोनों क्रियाओं में काम करता है। इसमें चट्टानें टूटती हैं, इसमें चट्टानें टूटती भी हैं और बहती भी हैं, और बहती हैं तो वह एक स्थान पर उनका जो माध्यम होता है वो स्थिर हो जाता है और उनमें जो कण होते हैं वो बैठने लगते हैं, जिसे निक्षेपण कहते हैं। और उस स्थान पर मैदान, एक नई भूमि, वेटलैंड एंड कह सकते हैं कि नई नई जो भूमियाँ होती वो बनने लगती हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं आंतरिक, इंटरनल फोर्स। हमने एक्सटर्नल फोर्स के बारे में बात कर लिया है, अब हम इंटरनल फोर्स अर्थात आंतरिक बल के बारे में बात करने वाले हैं। आंतरिक बल दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। पहला दीर्घकालिक, सेकंड आकस्मिक, अर्थात कि लंबे समय वाला और तुरंत वाला। तो दोस्तों जो लंबे समय का होता है उसके अंतर्गत आता है वलन और भ्रंशन। वलन और भ्रंशन दोस्तों हम जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है इस पर मुख्यतः 7 बड़ी प्लेटें तथा कुछ छोटी प्लेटें पाई जाती हैं। और ये प्लेटें पृथ्वी पर गतिमान अवस्था में अर्थात गति करती रहती हैं। तो दोस्तों ये जो प्लेटें हैं गति करती हैं। तो दोस्तों मान लीजिए प्लेट है, तो कुछ प्लेट तो इधर जाएंगी, कुछ इधर जाएंगी, कुछ ऐसे आएंगी, कुछ ऐसे आएगी, कुछ ऐसे आएगी, कुछ ऐसे जाएगी, कुछ ऐसे जाएगी। तो दोस्तों जब दो प्लेटें अपने पास में आती हैं तो दोस्तों वहाँ पर आपका वलन उत्पन्न हो जाता है, फोल्डिंग हो जाता है। वहाँ पर एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, जब आपस में आएगी तो एक प्लेट ये नीचे धंस जाएगी और ये ऊपर उठ जाएगी। तो दोस्तों इसके द्वारा पर्वत का निर्माण हो जाएगा। और मान लीजिए कि दो प्लेटें विपरीत दिशा में गति कर रही हैं, विपरीत अर्थात कि एक इधर और एक इधर। तो दोस्तों इस बीच में गड्ढा हो जाएगा। तो कुछ तो कभी कभी तो जो वो गड्ढा वाला स्थान होता है वो उठ जाता है, जिसे हॉर्स्ट या ब्लॉक पर्वत कहते हैं। भारत का सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत जो है वो हॉर्स्ट क्या कहते हैं, हॉर्स्ट भ्रंशन, ये भ्रंशन का ही उदाहरण है।
मैंने आपको वलन बता दिया है, अभ्रंशन बता रहा हूँ। मान लीजिए यह प्लेट है, दो प्लेटें मैंने बताया, जो दो प्लेटें होती हैं अगर वो विपरीत दिशा में गति करेंगी तो उनके बीच में एक रिक्त स्थान आ जाएगा। तो कभी कभी ये स्थानें ऊपर उठ जाती हैं, जिसका उदाहरण है आपका सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रेणी। और कभी कभी तो स्थान नीचे धंस जाता है। मान लीजिए यहाँ पर गड्ढा हो गया ना, जब दो प्लेटें चली गई तो यहाँ पर गड्ढा हो गया, रिक्त स्थान हो गया, तो वहाँ का जो स्थान है वो धंस जाएगा। जब धंस जाएगा दोस्तों तो वहाँ पर एक घाटी नदी जैसा आकार बन जाएगा। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं आकस्मिक अर्थात तुरंत वाले बल को। हम जानते हैं कि पृथ्वी पर बड़ी प्लेटें छोटी प्लेटें पाई जाती हैं और वह गति करती हैं। अब हम बात करते हैं शुरू भूकंप के बारे में। दोस्तों ये दो बड़ी प्लेटें हैं और आपस में गति कर रही हैं, अर्थात एक दूसरे पर गति कर रही हैं। जब दोस्तों ये सब दोस्तों आसपास आएंगी तो दोस्तों ये एक बार टकरा जाएंगी, और टकराएंगी जैसे तो इनमें झटका उत्पन्न हो जाएगा, अर्थात कंपन उत्पन्न हो जाएगा, तो वहाँ पर भूकंप आ जाएगा। और दोस्तों जहाँ पर भूकंप आया वहाँ पर ज्वालामुखी उद्गार अर्थात ज्वालामुखी का जन्म होना जरूरी है। अगर मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर टकराव हुआ, ऐसे टकराव हुआ तो कहीं ना कहीं तो जो चट्टानें हैं वो खिसकेंगी, और चट्टानें खिसकेंगी तो दोस्तों वहाँ का जो लावा होगा, मैग्मा होगा, नीचे का गर्म धधकता लावा, वो ऊपर की ओर जाएगा और वहाँ पर वोल्केनो माउंटेन अर्थात कि ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण करेगा, तथा उसी के द्वारा क्रेटर झील का निर्माण होगा, तथा उससे द्वारा निकले मैग्मा के द्वारा, ज्वालामुखी के द्वारा निकले मैग्मा से आपका निर्माण हो सकता है आपके पठार का, और पठार हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। दोस्तों हम आप से आशा करते हैं कि आप इन बातों को समझ गए होंगे। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर एक पर्चा दिख रहा है, जैसे कि जिसमें लिखा है प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत। दोस्तों यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिससे हम अंतर्गत हम ये समझेंगे कि जो भारत है और जो विश्व है, इसका जो वर्तमान का स्ट्रक्चर है वो कैसे बना। तो बने रहिएगा वीडियो में। दोस्तों हम इस प्लेट विवर्तनिकी के बारे में सेकंड वीडियो में आपसे बात करेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो भारत का हिमालय है, भारत का मैदान है, भारत का पठार है, वो कैसे बना। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपको डरना नहीं पड़ेगा दोस्तों, और आप समझ जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया लाइक कर दीजिएगा, और अगली वीडियो में आपसे हम प्लेट विवर्तनिकी के बारे में बात करने वाले हैं। थैंक यू सो वेरी मच।